हाय फ्रेंड्स, हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया है। कहा जाता है कि इतना बड़ा घातक हमला आज तक किसी ने भी कभी भी इजराइल पर नहीं किया था। पहली बार इजराइल लाचार और बेबस दिखता है। इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, इस बारे में मेरे कुछ फ्रेंड्स ने 6-7 क्वेश्चन पूछा है और कहा है कि ये सारे क्वेश्चंस को मैं अपने वीडियो में इंक्लूड करूं। उसमें पहला क्वेश्चन है कि ये हमास कौन है। इसके बारे में आप जान लें, ये पैलेस्टाइन का इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। चुनाव में हिस्सा लेती है, वहाँ के संसद में इसकी मेजोरिटी है, वहाँ पर उसकी सरकार है। गाजा में, गाजा जो पैलेस्टाइन का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा तो वेस्ट बैंक में है, पर गाजा में इसकी सरकार है। यही हमास है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये मामूली सा छोटा सा संगठन है हमास, इतनी बड़ी ताकत है इजराइल, उसके खिलाफ जीत कैसे गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ आपको आश्चर्य नहीं है, पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। मेरे लिए भी ये कैसे जीत गया। बहुत सारी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। एक बात जान लें आप कि इजराइल अकेले पूरे अरब लीग का जो छः देशों की संयुक्त सेना थी, सबको लगातार पराजित ये करता रहा है इजराइल। 6 देशों की संयुक्त सेना अरब लीग की। किसकी सेना थी, छोटे मोटे देश नहीं हैं। उसमें से ये देश इजिप्ट हैं, जॉर्डन हैं, इराक हैं, सऊदी अरबिया हैं, लेबनान है और सीरिया है। और वो भी एक बार पराजित नहीं किया है, सबको बुरी तरह से पराजित बार बार किया है। 1948 में वॉर हुआ, फिर 56 में हुआ, 67 में हुआ, 73 में हुआ, 82 में हुआ, फिर 2008 में हुआ, 2012 में हुआ, 14 में हुआ, 21 में हुआ। बोलिए 1 दर्जन भर। इन सारी लड़ाइयों में, युद्धों में अकेला इजराइल सबको पराजित किया है और छोटी मोटी बुरी तरह से पराजित किया है। वही इतनी बड़ी ताकत इजराइल है, कैसे पराजित हो गया मामूली से हमास से, ये जानना बाकी है। थोड़ी सच्चाई और सामने आगे तो पता चलेगा। अब रही बात कि क्या इजराइल ऐसे ही बेबस पड़ा रहेगा, उसका बदला नहीं लेगा गाजा से, हमास से। तो मेरा कहना है ऐसा नहीं है, सिर्फ बेबस नहीं है, रिटेलिएट किया है इसने, पलटवार किया है, काफ़ी लोगों को वहाँ पर मारा है गाजा में। हाँ, ये सच है, उतना एग्रेसिव नहीं है जितना कि होना चाहिए था इजराइल को, जो उसका नाम है आज तक। उसका कारण है कि जो हमास वाले जाने लगे यहाँ से वापस आक्रमण करने के बाद, तो साथ में बहुत लोगों को किडनैप करके ले गए। और फिर इजराइल ने भी जब अटैक किया तो कुछ लोगों को किडनैप किया। इजराइल का कहना है कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, बंदियों का अदला बदली कर लो, अपना आदमी ले जाओ, मेरा आदमी छोड़ दो। लेकिन उसको नहीं माना है उसने, कहा नहीं, जब तक आप हम पर आक्रमण नहीं बंद करेंगे, हम आपके लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अब देखना है, थोड़ी शांति अभी है। क्या ये शांति, युद्ध, ये जो तूफान आती है उसके पहले जो शांति होती है वही है क्या तूफान के पहले वाली शांति? देखना बाकी है, देखें क्या एक्शन लेता है आगे चल के ये। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये नेतन्याहू, इजराइल, मोसाद, ये बड़े बड़े नाम हैं, पूरी दुनिया में अपराजेय, अनबीटेबल, पूरी दुनिया में अनबीटेबल। लोग कहते थे, उदाहरण देते रहे हैं, ये कभी पराजित नहीं हो सकता है। इस तीनों के रहते हुए इजराइल, मैंने दोनों को, नेतन्याहू और मोसाद के रहते हुए पराजित कैसे हो गया, ये भी दूसरा आश्चर्य है। इस बारे में जान लें कि पराजित भले कभी ना हुआ हो, लेकिन हुआ है, ये सच्चाई है। ये नेतन्याहू साहब के नेतृत्व में इजराइल सदा उसकी हर बार विजयी रहा है, जीतता रहा है। और जहाँ तक मोसाद है, छोटा मोटा नहीं है, स्पाइनेज एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी। ये हर साल उसका बजट कितना है, $3 बिलियन। $3 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, उस पर हर साल खर्च किया जाता है। 7,000 इसके स्टाफ हैं। ये पूरी
पूरी जो वेस्टर्न दुनिया है उसकी सबसे सेकेंड लार्जेस्ट स्पायोनेज एजेंसी है ये। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है CIA अमेरिका का। तो CIA के बाद सबसे बड़ी ताकत जो है इंटेलिजेंस में ये मोसाद है। 3 बिलियन हर साल खर्च होते हैं उस पर। वो पराजित हुआ है, पता ही नहीं चला उसको क्या हो गया, कुछ भी सुबह जाकर पता चलता है उसको। अब जाकर देखिए, ये जो एक और क्वेश्चन है कि क्या हमास ने जो अटैक किया वो अकेले था या कोई और बड़ी ताकत उसके साथ? इसकी सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है, कौन कौन उसके साथ था। इजराइल था या चाइना था, रसिया था या कोई और था। लेकिन एक बात पता चला है कि इससे जो हथियार मिला है वो कहाँ से मिला है। कहा जाता है कि अमेरिका ने जो हथियार छोड़ दिया था अफगानिस्तान में, वो हथियार उसके हाथ में था। तो संभव है कि तालिबान ने दिया हो। दोनों सुन्नी ग्रुप है और दोनों फंडामेंटलिस्ट है। दूसरा जो है, ये जो मिला है हथियार, वो चाइना का हथियार, चाइना में बना हुआ हथियार मिला है, वेपन्स। तो संभव है कि चाइना ने जो ईरान को दिया होगा वो ईरान ने उसको दे दिया होगा, इसकी संभावना है। अब एक बात जान लें, कोई संसार में आज तक के इतिहास में अपराजय कभी नहीं हुआ है। हर किसी को कभी न कभी पराजित होना पड़ा है। और नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि इतना बड़ा योद्धा आज तक दुनिया ने नहीं देखा है, फ्रांस का नेपोलियन। और उसे भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। वो भी कहाँ, मामूली से ये बैटल फील्ड में, ये वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू बुरी तरह से पराजित हुआ और ये नेपोलियन का अंत हो गया। क्या इसको अंत समझा जाए मोसाद को? क्या अंत समझा जाए इजराइल की पराजय को? या अंत समझा जाए नेतन्याहू के नेतृत्व को? ये कहना बड़ा जल्दीबाजी होगा। थोड़ा वेट कीजिए, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अपराजय आज तक कोई नहीं रहा है, कभी कभी हारता जरूर है और बुरी तरह हारता है। अब एक और बात है कि भारत कहाँ खड़ा है, ये बड़ा सवाल है। भारत ने जो स्टेटमेंट दिया है इंडिया ने, वो कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, इजराइल को कहा है। आज तक तो ये समझा जाता था कि भारत जो फॉर राइट कॉज पैलेस्टाइन के साथ खड़ा रहा है, नेहरू से लेकर के मोदी तक। उसे न्याय दिलाने के लिए सब दिन भारत खड़ा रहा है पैलेस्टाइन के साथ। अभी मोदी साहब की सरकार ने कहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये खड़े होने का क्या अर्थ है? और कुछ लोगों ने कहा है हम खड़े होंगे, तो कौन है वो? अमेरिका ने कहा है इजराइल के साथ खड़े होंगे, ये नेटो ने कहा है। तो उनके खड़े होने का अर्थ ये है कि अगर युद्ध हुआ उसमें भी हम हिस्सा लेंगे। बल्कि अमेरिका तो वहाँ पर ये वॉरशिप भेज रहा है, रास्ते में पहुँच रहा होगा। क्या भारत वहाँ के युद्ध में हिस्सा लेगा? क्या भारत, इंडिया जो नेटो प्लस है उसमें शरीक हो रहा है, ज्वाइन कर रहा है? या फिर क्यों मेहरबानी? क्या कभी इजराइल में भारत के साथ खड़ा हुआ है चाइना के खिलाफ? क्या चाइना को आज तक कभी कंडेम किया इजराइल ने? भारत साथ खड़ा हुआ है। आज भारत क्यों खड़ा है? इसीलिए हर आदमी के दिमाग में बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया अपनी पुरानी पॉलिसी से शिफ्ट हो रही है, बदल रही है? क्या इंडिया आज नॉन अलाइनमेंट नहीं रहा? नॉन अलाइनमेंट का अर्थ होता है कि जब दो देश आपस में लड़ रहे हों, बेलिजरेंट हों, उसमें से उसके बीच में रहते हैं विथ इक्वल डिस्टेंस। लेकिन यहाँ बीच में नहीं, ये कह रहे हैं कि हम खड़े हैं इजराइल के साथ। जहाँ तक मोदी साहब का सवाल है, ये 2017 में 2017 में वहाँ से अब्बास साहब आए थे, प्रेसिडेंट वहाँ के पैलेस्टाइन को। उनका स्वागत किया था यहाँ दिल्ली में। और फिर एक साल बाद 2018 में खुद गए हुए थे वहाँ पैलेस्टाइन। और अभी 11 महीना पहले नवंबर 2022 को उन्होंने राइटिंग में अपने सिग्नेचर से एक लेटर भेजा है पैलेस्टाइन को। उसमें लिखा हुआ है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको न्याय मिले इसमें हम खड़े हैं। 2 नवंबर 2022 को। तो ये 11 महीने के बाद ऐसा क्या हो गया कि वहाँ जो खड़े थे अब हम खड़े हो गए इनके साथ इजराइल के साथ? तो ये सरकार ही बता सकती है कि वो सच है या ये सच है। उनके साथ जो आज तक खड़े थे क्या वहाँ नहीं खड़े हैं?
या हमने बदल लिया, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। सरकार ही इसको साफ कर सकती है इस बात। अब रही बात एक और है लास्ट में, वो है कि ये जो इजराइल है, क्या पैलेस्टाइन को इन्वेड करना चाहती है, इन्वेजन करना चाहती है, अटैक करके मिलाना चाहती है? तो इसके बारे में बात जान लें। आजकल कितना भी छोटा देश हो, उस पर इन्वेजन करना उतना आसान नहीं होता है। अमेरिका ने भी कोशिश किया था वियतनाम पर, आप जानते हैं क्या हुआ उसका। अभी एक कहा जाता है कि सैनिक ताकत में अभी भी सुपर पावर है सोवियत रसिया, और 1.5 साल पौने 2 साल होने चला और फंसा हुआ है मामूली से देश यूक्रेन के साथ, नहीं इन्वेट कर पाया है। हाँ, इराक में जो सफल हुआ अमेरिका, वो इस कारण से यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके अनुसार कलेक्टिव सिक्योरिटी का परमिशन मिला था वहाँ से। लेकिन आज वो परमिशन यूनाइटेड नेशन नहीं देगा, क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका का अगर प्रपोजल आया तो फिर चाइना और रसिया बिल्कुल वीटो करेगा उस पर। इतना आसान नहीं है किसी को इन्वेट कर देना। जो भी हो, थोड़ा और धैर्य रखें हम लोग, थोड़ा जल्दी पता चलेगा। ये सारे क्वेश्चन तो समाप्त हो गए। अब एक बड़ा सवाल है, ये हर आदमी के दिमाग में बैठी हुई है बात, कि इतने सारे लगातार युद्ध वहाँ हो रहे हैं, ये इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, इसका कोई बड़ा कारण जरूर होगा। वो कौन सा कारण है? इसके बारे में आप जान लेंगे 2 बड़ा कारण है। एक तो ये कि जहाँ पर वो ज़मीन जहाँ पर कि आज इजराइल बसा हुआ है, पहले पैलेस्टाइन था 48 के पहले, उसका असली हकदार कौन है? तो इजराइल का कहना है कि बाइबल में जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें लिखा हुआ है कि सदियों पहले यहाँ कभी यहूदी रहा करते थे। बाद में घटना हुई कि यहूदियों ने गलत चार्ज लगा करके, झूठी गवाही दे करके ईसा मसीह को सूली पर चढ़वा दिया। इस कारण से ईसाई नाराज हुए और इन यहूदियों के पीछे पड़ गए। फिर रोमन एम्पायर यहाँ आया, वो भी ईसाइयों का, उनसे मदद नहीं मिली तो इनको छोड़ के यहाँ से दूसरे जगह जाना पड़ा, यूरोप में और कहीं कहीं चले गए जा करके। जब चले गए तो ये जगह खाली हुआ तो यहाँ पर कुछ लोग, आसपास के लोग आके बस गए। वही जो लोग बस गए, उसी का नाम रोमन एम्पायर ने पैलेस्टाइन रखा। पैलेस्टाइन नाम का पहले कोई चीज़ नहीं था। ये लोग जो दूसरे जगह चले गए, ये यहूदी लोग, लेकिन अपने होमलैंड को भूल नहीं पाए। आप जानते हैं वहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जैसे यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था। कहा जाता है कि 1 लाख ये यहूदी मारे गए वहाँ पर। फिर जर्मनी में हिटलर के हाथों क्या हुआ, ये सभी आप जानते हैं। इस कारण से डिस्परेट हो गए लोग, हाँ जल्दी जल्दी हम जाएं वहाँ पर। अमेरिका अवतार बन के सामने आया कि हम मदद करेंगे आपको। ये अमेरिका की मेहरबानी क्यों? उसका कारण था कि तभी कोल्ड वार शुरू हो गया था। अमेरिका चाहता था कोई ऐसा देश वहाँ पर बस जाए जो प्रॉक्सी करे, अमेरिका के नाम पर वहाँ काम करे, तो सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वहाँ ना बढ़े और कम्युनिज्म वहाँ ना चला जाए। इसके लिए एक इजराइल नाम का देश होगा तो हमारे लिए वो काम करेगा। साथ ही पता चल गया था कि वहाँ तेल बहुत सारा है, हब ऑफ ऑयल, ग्लोबल ऑयल। तो चाहते थे कि आगे भविष्य जो होगा वो पॉलिटिक्स करना पड़ेगा और अमेरिका के पक्ष में होगा, तो चाहा कि वहाँ पर हम होल्ड करें। तो पैलेस्टाइन, ये इजराइल के थ्रू, इन सारे कारणों से अमेरिका ने समर्थन दिया, यूनाइटेड नेशन में प्रपोजल दिया कि इसको होमलैंड वहाँ दिया जाए। सोवियत रूस ने भी हेल्प किया, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे यहूदी थे, उनका भी दबाव था। और पूरी दुनिया का जो यहूदियों का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, उसका अध्यक्ष भी सोवियत का ही यहूदी था, सोवियत शासन। इस कारण से यूनाइटेड नेशन में की बात मान ली। वहाँ पर 11 आदमी की कमेटी बनाई कि आप प्रपोजल दीजिए, हम देखते हैं क्या संभावना है। तो 11 आदमी ने अपना प्रपोजल दिया। एक बात और जान लें, इस 11 आदमी में इंडिया भी एक था, और सब ने मिलकर जो प्रपोजल दिया उसका कहना था कि पैलेस्टाइन को 2 हिस्से में कर दिया जाए, आधा में पैलेस्टाइन और आधे में इजराइल। जेरूसलम को थोड़े दिनों तक यूनाइटेड नेशन अपने हाथ में रखे, बाद में फिर दोनों की राजधानी वहाँ हो जाएगी। ये बात थी। तो इस कारण से एक किसका है, ये बात तो साबित हो गया कि 2 देश वहाँ बनेंगे। लेकिन मुश्किल तब हो गई जब इसको रिजेक्ट कर दिया पैलेस्टाइन ने और युद्ध शुरू हो गया।
और हर युद्ध जितने भी हुए, जैसा मैंने पहले कहा है, उसमें पैलेस्टाइन पराजित होता रहा, अरब लीग पराजित होता रहा, इजराइल जीतता रहा। अब इजराइल ने पूरे पैलेस्टाइन पर अपना कब्जा कर लिया, जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, सरकार बना दिया, जेरूसलम को राजधानी अपनी बना दी। अब क्या हुआ फिर? ये जो पैलेस्टाइन थे वो गाजा में या वेस्ट बैंक का जाके छोटे से जगह में सिमट के रह गया। इनकी सॉवरेंटी भी गई। यूनाइटेड नेशन के अनुसार सिर्फ ये नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट बन के रह गए हैं। तो ये स्टेटहुड भी गया और उजड़ भी गए अपने देश से, वहाँ चले गए जाकर। ये कहानी है उसकी, ये सबसे बड़ा कारण है। अब ये सवाल उठता है कि जो अन्याय हुआ है पैलेस्टाइन को, उसको न्याय मिलेगा क्या? वो देश मिलेगा? तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा जो बड़ा कारण था कि जेरूसलम किसका है? अलास्का मॉस्क जो है, मस्जिद, वो किसका है? यहूदी कहता है कि यहाँ पर हमारे अब्राहम साहब का टेम्पल हुआ करता था, बाद में मुसलमानों ने उसके डोम को, ऊपर के हिस्से को तोड़ करके मस्जिद बना दिया। मुसलमानों का कहना है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण जगह है हमारा, ये मक्का मदीना के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण जगह है। यहीं पर प्रोफेट मोहम्मद साहब मक्का मदीना से घोड़े पर चढ़ के आए थे, यहीं रुके थे, फिर यहीं से उसी घोड़े पर स्वर्ग चले गए। ये हमारा है। ईसाइयों का कहना है कि सिर्फ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था और सूली पर यहीं चढ़ाया गया। अभी वहाँ पर एक दीवार बना हुआ है, लोग प्रार्थना करते हैं। तो तीनों का क्लेम है, किसका है कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो सारे कारण हुए। अभी इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ पूरी दुनिया पर? भारत पर भी असर बहुत बुरा होने वाला है अगर ऐसा हुआ तब। इसका जो सप्लाई चेन है, ये सप्लाई चेन जो ईरान होकर के जाते थे व्यापार करने के लिए सेंट्रल एशिया में या रसिया में, या जाते थे यहाँ अफगानिस्तान, वो बाधित होगा। वहाँ जब लड़ाई हो रही है तो डिस्टर्ब तो होगा। दूसरा, अभी भी जो प्रपोजल हुआ था G20 में, वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो काम रुकेगा और ये सारी बातें तो होगी, तो ये सफ़र तो करेगा। यहाँ तक कि सेंसेक्स, उस पर भी असर पड़ गया। अभी तो सिर्फ इंडिया ने ये कहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ये सुन करके ये सेंसेक्स नीचे काफ़ी आज गिर गया है। इस पर असर तो पड़ेगा। इससे इंडिया के व्यापार पर बहुत असर पड़ने वाला है, आर्थिक प्रगति पर असर पड़ने वाला है। अमेरिका पर भी पड़ेगा, पहले से ही बेबस हैं, लाचार हैं इकोनॉमी में। ये GDP ग्रोथ बहुत नीचे है और जो परेशानी हुई थी कोविड-19 की, उससे उभर नहीं पाए हैं, यूरोप हो या अमेरिका हो। वहीं इन्फ्लेशन है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है और यूक्रेन का युद्ध पहले से ही चल रहा है। तो कितने युद्ध को झेलेगा अमेरिका और परेशानी बढ़ेगी। तो ये सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ। अब जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये होगा कि अभी अभी अमेरिका ने प्रपोजल दिया था कि सऊदी अरबिया और इजराइल को हम मिलाएंगे, दोस्ती कराएंगे। वो तो अब नहीं हो पाएगा। चाइना रसिया खुश है कि अमेरिका भले फंस गया है वहाँ पर, फंसा रहे वहाँ पर। और चाइना इसलिए भी खुश है कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनने वाला था इंडिया से यूरोप के लिए, वो अगर बंद हो जाएगा तो हमारा जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर जो असर पड़ने वाला था वो निश्चित रहेगा, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। ये सारे जियोपॉलिटिकल हुए। और ये अंतिम में मैं एनालिसिस करूँगा, उसमें 2-3 पॉइंट है। पहला ये है कि जल्दी से जल्दी और ये पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में समझौता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो युद्ध झेलने पड़ेगा, सिर्फ दोनों को नहीं, पूरी दुनिया को। 1948 में जो प्रपोजल हुआ था ये पार्टीजन प्लान का, यूनाइटेड नेशन का, कि 2 हिस्से में दोनों को कर दिया जाए, उसको अभी लागू करना बहुत ज़रूरी हो गया। पैलेस्टाइन को भी मान लेनी चाहिए बात जो रिजेक्ट किए थे उस समय। आधे में रहेंगे इजराइल, आधे में रहेंगे पैलेस्टाइन, और जेरूसलम को आधे आधे में दोनों को बांट के राजधानी बनने देंगे। ये बहुत ज़रूरी है होना, ये हो जाए तो अच्छा है। दूसरी बात है कि मुस्लिम देशों पर का क्या रिएक्शन है। अभी जो हमास ने अटैक किया, क्या रिएक्शन है? मुस्लिम देश पहले जैसा नहीं है। ये जो अरब लीग था वो टूट चुका है। 1979 में जो कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ, पीस एग्रीमेंट, ये जो साइन किया इजिप्ट ने, उसके बाद इजिप्ट ने सम्मान्यता दे दिया, रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल को, और इजिप्ट को अरब लीग से निकाल दिया गया। फिर तो सीरीज एक दूसरा निकलता चला, जैसे जॉर्डन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, बहराइन है, सूडान है, मोरक्को है,
ये सब ने रिकॉग्नाइज कर दिया इजराइल को। स्वाभाविक है कि इसका रिएक्शन मॉडरेट होगा, उतना एग्रेसिव नहीं होगा। सिर्फ ये ईरान ने कहा है एग्रेसिव होकर के हम खड़े हैं पैलेस्टाइन के साथ। और एक अंतिम बात यह है कि ह्यूमन राइट्स का जो चीफ है यूनाइटेड नेशन में, यूएनओ में, उसने वार्निंग दिया है, कॉशन किया है इसको, इजराइल को, कि आप वहाँ पर एयर अटैक कर रहे हैं अभी गाजा में हमस पर, तो ध्यान रखिए कि सिविलियन पर अटैक ना हो जाए। ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ होगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। तो संभावना है कि अगर ये कॉशन किया गया है तो सचेत रहेगा इजराइल। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। थैंक यू ईच एंड एवरी।